विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक परिचर्चा और इसकी ऐतिहासिक धरोहर। विद्यार्थियों, ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीयवाद की नींव पड़ चुकी थी। विद्यार्थियों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि संस्थाएं जो है राजनीतिक आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि के समान थी। शुरू में स्वराज्य की कोई चर्चा सुनने में नहीं आई थी, परंतु भारतीय नेता ये अवश्य चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को उदार और उसके आधार को अधिक विस्तृत बनाया जाए। 1870 और 1885 के बीच जो साहित्य प्रकाशित हुआ और समाचार पत्रों में जो लेख निकलते थे, उससे भारतीयों के असंतोष को पूरा परिचय मिलता है। उसमें भारतीयों के असंतोष का पूरा परिचय मिलता है। विद्यार्थियों, बंगाल में तो उन दिनों उग्रवादियों की गतिविधियां बहुत तेजी पर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक श्री ए.ओ. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त सिविल अधिकारी थे। वे भारत की बेचैनी व देशवासियों की निराशा से भली भांति परिचित थे। 1883 ईस्वी में ही उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम एक खुला पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत के नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए एक अखिल भारतीय संस्था का निर्माण किया जाए। उनका विश्वास था कि यदि सिर्फ 50 भले, सच्चे, शिक्षित व आत्मसंयमी व्यक्ति मिल जाएं, तो भारतीयों की एक राष्ट्रीय संस्था कायम की जा सकती है। ह्यूम के सुझावों का शिक्षित भारतीयों पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप 28 दिसंबर 1885 में श्री बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि पहुंचे थे। क्या कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था? जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है विद्यार्थियों, श्री ओ ह्यूम ने एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। उनका व कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं का लक्ष्य यही था कि भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जाए। वे केवल छोटी मोटी मांगों को मनवाने व प्रशासन में सुधार लाने के लिए ही कार्य कर रहे थे। ए.ओ. ह्यूम को इस कार्य में स्वयं भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार ह्यूम ने 1885 के प्रारंभिक दिनों में लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की थी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना में काफी रुचि भी दिखाई और यह कहा कि सार्वजनिक हित में यही ठीक है कि इस तरह का कोई जिम्मेवार संगठन हो जो सरकार को यह बताए कि भारतीय नेता क्या चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद की नींव तो हम धार्मिक सुधार आंदोलन, आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण में देख ही चुके थे। उसके बाद कांग्रेस की नींव लगना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, उसके बाद ह्यूम ने एक ऐसी संस्था को बनाना चाहा जिससे कि भारतीय नेता जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किस प्रकार से, किस माध्यम से सरकार से बात करनी है, इसके आधार पर उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना करी, एक ऐसे संगठन की स्थापना करी जो ये सारी जिम्मेवारी ले सके। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम से यह शर्त मनवा ली थी कि जब तक वे भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहें, उनका नाम गुप्त रखा जाए। इन्हीं सब बातों के आधार पर यह कहा गया कि कांग्रेस अंग्रेजों का रक्षा कवच था। जनता का बढ़ता हुआ रोष कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद को न ले डूबे, इसी खतरे को टालने के लिए कांग्रेस की नींव डाली गई। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनकी उचित शिकायतों पर ध्यान दे ताकि लोग संतुष्ट रहें और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध बगावत न करें। श्री ए.ओ. ह्यूम ने अपनी एक मित्र सर काल्विन से कहा, अंग्रेजों के कुशासन से जो घुटन व धुआं इकट्ठा हो गया है, उसे निकलने के लिए एक चिमनी या छोटी नली, जिसे हम सेफ्टी वाल कहते हैं, वो चाहिए। काल्विन ने क्या कहा? ह्यूम ने अपने एक मित्र काल्विन से कहा था कि अंग्रेजों के कुशासन से घुटन में धुआं जो इकट्ठा हो गया था और उसे निकालने के लिए एक चिमनी यानी छोटी नली यानी सेफ्टी वाल चाहिए। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी। धीरे धीरे परिस्थितियों ने कुछ ऐसी करवट ली, विद्यार्थियों की संस्था की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए होने शुरू हो गई थी। वही अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन भी बन चुकी थी।
यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे विद्यार्थियों की कांग्रेस के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सैयद जी रानाडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले भले ही उग्र व क्रांतिकारी न हो, परंतु हमें उनकी देशभक्ति, ईमानदारी पर शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वे सभी अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शोषण से दुखी थे। स्वयं ह्यूम भी बहुत योग्य और ईमानदार थे, भारत के लिए सच्ची हमदर्दी भी रखते थे। वे कहा करते थे, कितने दुख की बात है कि कठोर परिश्रम, भूख और रोग, पीड़ा, शोक और संताप ही भारतीयों के जीवन के प्रधान अंग बन चुके हैं। ये उनकी बहुत ही दुखी भावना जो है उन्होंने अपनी व्यक्त की थी। राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक परिचर्चा सन 1885 से लेकर 1947 तक भारत को विभिन्न आंदोलनों और सैद्धांतिक प्रयोगों से गुजरना पड़ा। विद्वानों ने राष्ट्रीय संग्राम की विभिन्न मंजिलों का वर्णन किया। रजनी पाम दत्त के अनुसार पहली 20 वर्ष में किसी भी रूप में स्वराज्य की बुनियादी मांग नहीं की गई थी। संघर्ष की सबसे बड़ी पहली लहर जो है 1905 से लेकर 1910 तक रही। इसके बाद कई वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन में शिथिलता बनी रही। 1919 में आंदोलन की दूसरी बड़ी लहर चल पड़ी थी, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से 1922 तक रहा। संघर्ष की तीसरी लहर 1930 में चली। रजनी पाम दत्त के शब्दों में इनमें से प्रत्येक लहर पहले की अपेक्षा अधिक ऊंची थी और प्रत्येक लहर ने आंदोलन पर स्थायी चिन्ह छोड़ दिए थे और एक नए दौर का सूत्रपात किया। विद्वान लेखक ने राष्ट्रीय संग्राम की जिन मंजिलों का उल्लेख किया विद्यार्थियों, उससे जन आंदोलन की अलग अलग अवस्थाओं का पता चलता है। पर राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक भूमि पर विचार करें तो मुख्य रूप से ये प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का जुझारू और अतिवादी चरण, होम रूल आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक चुनौती, मार्क्सवाद का आगमन, राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी शक्तियों का योगदान, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका, सांप्रदायिक दंगे, देश का विभाजन और स्वतंत्रता। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण क्या रहा। विद्यार्थियों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व श्री व्योमेश चंद्र बैनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया था। अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि ही रिप्रेजेंटेटिव ही पहुंचे थे, परंतु देश के सभी महत्वपूर्ण नगर बंबई, कराची, अहमदाबाद, सूरत, पूना, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, ये सभी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। सम्मेलन में कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव पास हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें 436 प्रतिनिधि आए और तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 के मद्रास अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 607 हो गई थी। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेज ने की थी। यूपी के उपराज्यपाल श्री कालविन अधिवेशन का विरोध कर रहे थे। उन्होंने सर सैयद अहमद खां को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। तो भी अधिवेशन में 231 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए और इस अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग ले लिया था। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में इन लोगों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है विद्यार्थियों: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महादेव रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और श्रीनिवास शास्त्री। ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल तथा वेडरबर्न आदि कुछ उदार अंग्रेजों का भी इससे निकट संबंध था। ये सभी पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए थे, उदारवाद में आस्था रखते थे। वैचारिक परिचर्चा, उदारवादी नेताओं की नीतियां और कार्यक्रम और मांगे। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था और उनकी राजनीतिक संस्थाओं में पूरी निष्ठा रखते थे। दादा भाई नौरोजी ने साम्राज्यवादी शोषण की निर्भीक आलोचना की थी। ब्रिटिश लोकतंत्री संस्थाओं में उनकी बहुत ही गहरी निष्ठा थी। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि यदि सच्चे अर्थ में ब्रिटिश चरित्र के अनुरूप शासन किया जाए तो इससे ब्रिटेन और भारत दोनों ही लाभान्वित हो सकेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी यही मत था कि 1895 में कांग्रेस के पूना अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा,
हमें ब्रिटिश शासन के प्रगतिशील स्वभाव में विश्वास है। हमारा ध्येय भारत में ब्रिटिश शासन का उन्मूलन करके पूरा नहीं होगा। उसको पूरा करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ब्रिटिश शासन के आधार को और अधिक विस्तृत किया जाए, उसकी भावना को उदार और स्वभाव को उदात्त बनाया जाए। कार्यक्रम और नीतियों पर चर्चा करें तो विद्यार्थियों, उदारवादियों ने शुरू में स्वराज्य की कोई चर्चा नहीं की थी। उनकी खास मांगे थी विधानमंडलों का सुधार किया जाना, कार्यक्रमों को न्यायपालिका से अलग रखा जाए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए, उच्च भारतीय नौकरियों का भारतीयकरण किया जाए। कुल मिलाकर वे विधानमंडलों, नौकरियों, न्यायपालिका और भारत मंत्री की सहायता के लिए ब्रिटेन में जो परिषद थी, इन सभी में भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि की मांग कर रहे थे। तो उनकी जो नीतियां थी उदारवादियों की, वो बहुत ही सहज थी और सिर्फ वो उन ब्रिटिश कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता चाहते थे, प्रशासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को ही महसूस करते थे। ब्रिटेन में जो भारत मंत्री की सहायता के लिए ब्रिटेन में जो परिषद थी, इन सभी में भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि की वो मांग कर रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी कार्यक्रम के खास खास मुद्दे विद्यार्थियों इस प्रकार थे कि देश का औद्योगिकरण किया जाए, आयात और निर्यात के संबंध में ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे कि भारत में निर्मित वस्तुओं का संरक्षण हो सके। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रोमेश चंद्र दत्त आदि नेताओं ने भारत में इंग्लैंड को धन के निष्कासन पर बहुत भारी चिंता व्यक्त की थी इन्होंने। और दादा भाई नौरोजी ने विस्तार से यह बताया कि भारत से इंग्लैंड को धन का निष्कासन किन किन तरीकों से होता है। उन्होंने रिटायर्ड अंग्रेज पदाधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, अंग्रेजी व्यापारियों व अन्य लोगों द्वारा विलायत को भेजे जाने वाले धन और तथा कमर तोड़ करों का विशेष चर्चा करके उनको जताया कि इस प्रकार से भारतीय धन को विदेशों में नहीं भेजा जाए। कांग्रेस ने कर व लगान नीति में सुधार की मांग की तथा इस बात पर विशेष बल दिया कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए सहकारी बैंकों की भी स्थापना की जानी चाहिए। विद्यार्थियों, संक्षेप में 1905 तक कांग्रेस पर बुद्धिजीवियों और नरमपंथियों का प्रभुत्व बना रहा और वे अंग्रेजी राज को उतना बड़ा दुश्मन नहीं समझते थे जितना कि इन बुराइयों को। जनता का पिछड़ापन, देश में आधुनिक विकास की कमी, अज्ञान और अंधविश्वास की शक्तियां और नौकरशाही शासन व्यवस्था की कमियां जिनके कारण यह स्थिति पैदा हुई। वे अंग्रेजी राज को बुरा नहीं मानते थे। उनके द्वारा जो बुराइयां उन्होंने जो व्याप्त कर रखी थी, उन बुराइयों को ही वह बुरा मानते थे और उनको खत्म किया जाना, समाप्त किया जाना उनकी प्राथमिकता थी। संघर्ष के तरीके, विद्यार्थियों, उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति में उग्रता, बल प्रयोग, विद्रोह के लिए किसी प्रकार का स्थान नहीं था। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बहुत विश्वास करते थे। वे वैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास रखते थे। उनकी कार्य पद्धति में खास ये अंग थे सरकार और उच्च अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र भेजना, सरकार के नाम अपील करना, है ना, प्रस्ताव पास करवाना, इंग्लैंड में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजना ताकि भारतीय प्रतिनिधि ब्रिटिश जनता और नेताओं के सामने अपनी मांगे रख सकें। 1895 के अध्यक्षीय भाषण में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, इंग्लैंड से हमारी अपील है कि वह अपने शासन के स्वरूप को बदले, उसे उदार बनाए, जिसे धीरे धीरे भारत स्वतंत्र राज्यों के महान परिसंघ में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। इस प्रकार की उनकी उदारवादी नीतियां, जिसमें अध्यक्षीय भाषण में सुरेंद्र बनर्जी ने जिस प्रकार से उल्लेख किया, ये बहुत ही इतनी उदार तरीके से क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती थी, क्या ये सभी कार्य हमारे लिए बहुत ज्यादा सही थे, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। विद्यार्थियों, यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय यह नहीं था कि भारत और इंग्लैंड के राजनीतिक संबंध समाप्त हो जाएं। वे तो इंग्लैंड के साथ भारत की स्थायी और कभी भी भंग नहीं होने वाली एकता में भी विश्वास रखते थे। प्रारंभिक नेताओं ने जो कार्य पद्धति अपनाई, उसी के कारण उन्हें नरमपंथी या अनुग्रतावादी की उपाधि मिली। डॉक्टर अप्पा दोराय के अनुसार उदारवादी नेता सिद्धांत के प्रति तो अडिग निष्ठा रखते थे, पर वे धीरे धीरे सुधारों में विश्वास रखते थे, अर्थात वे धीरे धीरे सुधार लाना चाहते थे। शुरू में सरकार का कांग्रेस के प्रति उदार रवैया था, परंतु जैसे जैसे कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे सरकार के व्यवहार में भी कठोरता आती गई।
उदारवादियों के मूल्यांकन के बारे में बात करें तो भारत के प्रारंभिक नेताओं ने साम्राज्यवाद के वास्तविक स्वरूप को समझने में भूल कर दी। अंग्रेजों और भारतीयों के हित परस्पर विरोधी थे। यह संभव नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी बना रहे और भारतीय खुशहाल भी रहें। पर इन आलोचनाओं से यह नहीं मान लेना चाहिए कि शुरू के नेता कोई राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे थे। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी भूमिका बहुत ही प्रगतिशील थी। ए आर देसाई ने कहा कि वे प्रथम अखिल भारतीय राजनीति राष्ट्रीय संगठन के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीयों जैसा अनुभव करने के लिए कहा, चाहे उनमें प्रांतीय या सांप्रदायिक विभेदी क्यों न हो। संक्षेप में उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बहुत सी त्रुटियों को उजागर किया। उन्होंने राष्ट्रीय भावना को मजबूत बनाया, सभी महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों को उठाया। उदारवादी नेताओं ने इंग्लैंड में भी एक एजेंसी स्थापित की थी जो ब्रिटिश लोकमत को शिक्षित करने का कार्य करती थी। इंग्लैंड में किए गए प्रचार का फल यह निकला कि ब्रिटिश सांसद चार्ल्स ब्रैडलो 1889 के बंबई अधिवेशन में शामिल हुए और उसने भारतीय नेताओं से सलाह मशवरा करके विधान सभाओं के सुधार के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसी मसौदे का परिणाम था। और वैसे इस अधिनियम में भारतीयों को कई बहुत से संतोष नहीं हुआ, बिल्कुल भी संतोष जो है या संतुष्टि जो है प्राप्त नहीं हुई। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, उदारवादी आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। बहुत ही सहज तरीके से उदार नीतियों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को ब्रिटिश शासन के मध्य रखा और ब्रिटिश शासन से अलगाव होने की अपेक्षा उन्होंने उनका साथ रहते हुए, उनका साथ होते हुए उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ सुधार की मांगे करी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन का जुझारू अथवा अतिवादी चरण क्या था और किस आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का यह उग्रवादी स्वरूप हमारे समक्ष आया। इसी के साथ ही नमस्कार एंड धन्यवाद।